बुद्ध बुद्ध हैं, उनको हिंदुत्व के ढांचे में ढाल के उनको खत्म नहीं किया जा सकता। और बुद्ध तो पूरी दुनिया में है। आप नालंदा के साथ न्याय करना चाहते हैं, उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, लेकिन जो विरासत है, बौद्ध विरासत है, तो कैसे मिटा दोगे? प्रधानमंत्री जो उनकी पूरी टीम कह रही थी संविधान खत्म करना है, उसको आज वो माथे से लगा रहे हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं है संविधान खत्म करने की। संवैधानिक तरीके से इनको वोट ना दे, इनकी राजनीतिक रैलियों में ना जाए, इनका बहिष्कार करे, इनके चित्र को और धम्म चक्र को या उनसे जुड़े हुए किसी भी प्रतीकों को उसमें शामिल नहीं किया है तो इसकी निंदा की जानी चाहिए। सर्वप्रथम स्वयं होकर इसकी भर्त्सना करता है, निंदा करता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाह के साथियों। समाजवादी पार्टी बरेली कार्यालय पर हूं इस समय और आज यहां पर प्रदेश अध्यक्ष आए थे श्यामलाल पाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और यहां पर वो एक कार्यक्रम में आए थे और यहां पर आकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ इस समय सुरेंद्र सोनकर जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे बिहार के आरक्षण के मुद्दे को लेकर कि वहाँ पर जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसे हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज चैनल का। जैसा कि आप लोग की पार्टी बार बार कहती है कि हम जनगणना कराएंगे, तो बिहार सरकार ने जनगणना कराई थी, उसके बाद आरक्षण की 65% कर दिया था और वो आज हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो अब आप लोगों का इस पर क्या सोचना है? नहीं, पहले ये तो बिल्कुल जब जातीय जनगणना होकर बिल्कुल नियम के तरीके से ये सब आरक्षण बढ़ाया गया था और इसको मैं समझता हूँ कि इसको कायम रहना चाहिए था, क्योंकि ये पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले अन्य राज्यों में भी 50% से ऊपर रिजर्वेशन है। तमिलनाडु इसका बहुत बड़ा उदाहरण है और भी कई स्टेट में है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जितनी सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं और जिस तरीके से ऐसे आदरणीय राहुल गांधी से लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से लेके तेजस्वी यादव जी से पूरे जो भी सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, अगर हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदला है तो सबसे पहले उन लोगों को इसके बारे में अपील सर्वोच्च न्यायालय में करनी चाहिए। और क्योंकि सत्ता हाथ में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, सत्ताएं हैं, उनको इसके हाई कोर्ट के जो फैसला आया है इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। और जनता की बड़ी बात होती है, जनता बड़ी चीज होती है। जब भी इस तरीके के फैसले आते हैं, जनता को आंदोलनरत होना चाहिए। मुझे मालूम है कि SC/ST एक्ट जो निरस्त किया गया था वो भी कोर्ट द्वारा किया गया था और पूरे भारत में जो आंधी चली दलित समाज की, सारे लोग उतर आए सड़कों पर, क्योंकि मान सम्मान की बात थी, क्योंकि जात के आधार पर घृणा होती थी, जात के आधार पर पिटाई होती थी। आज भी संविधान के मार्फत भले ही सुरक्षा कवच मिला हो, लेकिन काफी हद तक आज भी देहात गांव में कमजोर लोगों के साथ अन्याय होता है। तो जब वो लोग सड़कों पर उतरे और मजबूरन सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ा था। तो और जनता आंदोलनरत रहेगी, सामाजिक न्याय चाहती है, जबकि संख्या हमारी सबसे ज्यादा है। जब जात के आधार पर जब जनगणना हुई है तो उसके मुताबिक उन्होंने रिजर्वेशन दिया, उसमें किसी के साथ अन्याय भी नहीं हुआ था। उसमें सवर्णों को भी है, पिछड़ों को भी है, दलितों को भी है। तो आपको लगता है कि हाई कोर्ट जो है कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है? क्योंकि उन्होंने जब आरक्षण अपर क्लास को देने की बात आई, 10% EWS तो दे दिया, तब कोई कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन इस समय निरस्त कर दिया। तो आपको लगता है कि ये जो निर्णय है कहीं ना कहीं गैर कानूनी है? बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी है कि जब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के हित के लिए कोई काम होता है तो न्यायालय सक्रिय हो जाता है और उसके जो भी फैसले आते हैं, मैंने अधिकतर ऐसे देखे हैं कि इस तरीके के मामलों में उन लोगों का रवैया बिल्कुल न्यायप्रिय मुझे नहीं लगता। क्योंकि EWS के बारे में इसको भी तो रद्द किया जाना चाहिए था। भाई, आप 49.5% रिजर्वेशन OBC SC/ST को मिलता है, बाकी रिजर्वेशन सवर्णों का ही था। वो किसी भी तरीके से उन्हीं लोगों के साथ। और पहली बात तो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है वो सामाजिक आधार पर जो पिछड़ापन है, शिक्षा के आधार पर जो पिछड़ापन है, उसके अनुसार थी। और जबकि अपर कास्टों के संग सामाजिक कहीं भी अपराध नहीं होता है और सामाजिक आधार पे कहीं भी उनके साथ अन्याय नहीं होता है। चाहे उनका मजदूर हो, गरीब हो, उसको सम्मान मिलता है, उनके संग जात का भेद नहीं होता है। SC/ST OBC के लोग कितने ही विद्वान और काबिल लोग हों, उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं। तो अब बाबा साहब बहनी का क्या रुख है? इसको लेके आप लोग कोई आंदोलन करेंगे या चर्चा करेंगे? ऐसी कोई आपकी पार्टी कुछ नहीं, करेगी? मैं ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने हैं हमारे समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के माननीय ML भारती जी, उनसे मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूं और वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात करें। इस विषय में मैं समझता हूँ इसका आंदोलन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो जो चीज़ व्यवस्थाएं थी उसको भारतीय जनता पार्टी से ने उसको बर्बाद किया। जो भी रिजर्वेशन है, जितनी संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं का निजीकरण किया गया, तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिक खत्म हुआ। बिहार में जैसे तैसे कुछ शुरुआत हुई थी, और नीतीश जी भी इस समय सत्ता में शामिल हैं, केंद्र की सत्ता में शामिल हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते ये काम हुआ। उनको तो सबसे पहले इसका मुखर विरोध करना चाहिए, और उनको चाहिए कि केंद्र की सत्ता, जो कि ओबीसी का, जो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहता है, उनको अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए कि हाई कोर्ट का ये रुख ये पिछड़ों और दलितों को, आदिवासियों को क्यों विरोधी है। एक और मुद्दा है, नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा बनाया गया है और मोदी जी ने कल उसका उद्घाटन किया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध विरासत का एक बड़ा एग्जाम्पल था, जहां पर भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसकी शिक्षा दी जाती थी। नए नालंदा में एक भी बुद्ध की प्रतिमा नहीं लगाई गई है, कोई भी ऐसा बौद्ध प्रतीक नहीं लगाया गया है, और पूरी तरह से वहां से जो संस्कृति या जो इतिहास है प्राचीन भारत का वो गायब कर दिया गया है। पूरी तरह से उसका एक तरह से ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत ही शर्मनाक है कि आज मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे खड़े होकर आपके साथ में बात कर रहा हूँ, या मैं कुतुब खाने पर खड़े होकर बात करूँ, या मैं किसी विश्वविद्यालय में खड़े होकर बात करूँ, तो जो भी वहाँ की पहचान होती है वो पहचान स्पष्ट होती है, उसको कहना चाहिए, और बल्कि उसको और बेहतर रूप देना चाहिए था। नालंदा विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, ये सब ऐसी विरासत हैं, ये भारत की कहीं, इनका पूरा विश्व में नाम, पूरा उस जमाने में विश्व के लोग स्टूडेंट थे, वहाँ पढ़ने आते थे। हुएन जैसे हैं, और क्या कहते हैं वो फायहान जैसे जो चीनी यात्री हैं, विदेश के लोग हैं, बल्कि उन्होंने तो शिक्षा अध्ययन करने के बाद बल्कि वहाँ पढ़ाया भी, फायहान ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नालंदा के साथ न्याय करना चाहते हैं, उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, लेकिन जो जो विरासत है, बौद्ध विरासत है, उसको कैसे मिटा दोगे? आप बुद्ध की तस्वीर नहीं लगाएंगे, धम्म चक्र नहीं लगाएंगे, सारनाथ का धम्म स्तंभ नहीं लगाएंगे, तो क्या बुद्ध विरासत खत्म हो जाएगी? लेकिन ये मनसा जाहिर होती है कि जो यहाँ का जो वैचारिक लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, जिनके नाम से, जिनके प्रतीकों से, जिनका शिक्षा अध्ययन करने के बाद लोगों में विचार उत्पन्न होते हों, जिनमें क्रांतियां पैदा होती हों, ऐसे लोगों को नष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसी विरासत को खत्म करना चाहते हैं। बुद्ध हैं, उनको हिंदुत्व के ढांचे में ढाल के उनको खत्म नहीं किया जा सकता, और बुद्ध तो पूरी दुनिया में है, अब केवल भारत के अंग नहीं है। ये हिंदू दर्शन केवल हो सकता है संकुचित हो, और बुद्ध दर्शन जो है, बुद्ध धम्म जो है, वो विराट है। लेकिन ये भारत सरकार या जो भी जिसके भी निर्देशन में जिसका आधुनिकीकरण हुआ, और उन्होंने बुद्ध की विरासत को, बुद्ध के चित्र को और धम्म चक्र को या उनसे जुड़े हुए किसी भी प्रतीकों को उसमें शामिल नहीं किया है, तो इसकी निंदा की जानी चाहिए। सर्वप्रथम स्वयं से उनकर इसकी भर्त्सना करता है, निंदा करता है। आपको क्या लगता है, मोदी जी विश्व में जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और नालंदा से ये किया गया, बौद्ध देशों ने ही करोड़ों रुपए उसे बनाने के लिए दिया, तो आपको क्या मंशा नजर आती है, आरएसएस का क्या सोच नजर आती है? सीधी सी बात है, क्योंकि बुद्ध को दुनिया जानती है, बुद्ध को दुनिया जानती है। विदेश में जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और अपने देश में जो बुद्ध का देश है वहां बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ये मनसा साफ नजर आती है। इसका मतलब ये है, क्योंकि बुद्ध को जो है, बुद्ध वैचारिक व्यक्ति हैं, बुद्ध भगवान उन्होंने अपने आप लिए नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ये अंतर है, ये अंतर है बुद्ध में और क्या कहते हैं देवी देवताओं में और सब में। बहुत कली, क्योंकि पॉलिटिकल भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं एक बात ये बता देना चाहता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध ने बिल्कुल ऐसे कहा कि जैसे अन्य लोग अपने माता पिता के द्वारा उपजे हुए लोग हैं, मतलब जिनका जन्म हुआ है, ऐसे ही मेरा जन्म हुआ है, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। और साधारण का मतलब जब उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए उन विचारों को फैलाया, और उन्होंने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं की मैं भगवान का पुत्र हूँ या देवता का पुत्र हूँ। इस सारों में बात समझने की जरूरत है कि जो राजनीति के शिखर पर चढ़ जाते हैं वो अपने आप को ईश्वर और भगवान का अवतार बताने लगते हैं, तो हम उनसे कैसे अपेक्षा करें कि बुद्धत्व के विचार को, बुद्ध के चित्रों को, बुद्ध के प्रतीकों को वो जाहिर करेंगे। बुद्ध को जिस दिन पढ़ लेंगे, बुद्ध को जिस दिन समझ लेंगे, और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, जो इस देश के, जो बुद्ध के विरासत के प्रतीक
क्या बुद्ध के विचारों से या बुद्ध की संस्कृति के लोग हैं? जो आज कार्यक्रम हुआ श्यामलाल पाल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, पाल समाज में जिस तरीके से लोगों को लगता है कि यही संकुचित है, जबकि आप जाएंगे इसके उसमें तो जो सम्राट अशोक बुद्ध से सम्राट बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब चले आओ, और पल्लव वंश, ये पूरा 600 साल राज्य किया, ये टोटल बौद्ध दर्शन का प्रतीक है। इन लोगों ने चीन तक बुद्ध की संस्कृति को पहुंचाया। अगर हमारे लोग पिछड़े और दलित समाज के लोग जान लें, पढ़ लें, अपनी स्थिति को, अपनी संस्कृति को, बौद्ध के ज्ञान को समझें, बौद्ध के दर्शन को समझें, तो कोई भी इस तरीके के लोग जो हैं, जो हमारे वोटों से लेके, हमारे समाज के वोटों से लेके राज करते हैं और हमारे संस्कृति, हमारे वैचारिक लोग हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको खत्म करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ मैं चाहता हूं इस देश का वैचारिक समाज जो पिछड़ा और दलित और आदिवासी है, उनको इनके खिलाफ युद्ध छोड़े। कौन सा? संवैधानिक तरीके से इनको वोट ना दे, इनकी राजनीतिक रैलियों में ना जाए, इनका बहिष्कार करे। जो बुद्ध अम्बेडकर की विरासत को खत्म करना चाहता है, ऐसे लोगों की राजनीति खत्म करने का काम पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज को करना चाहिए। सर, एक और सवाल है। अब आपकी जो पार्टी है बड़ी संख्या से कहीं ना कहीं संसद में होगी और आपका गठबंधन भी अच्छी सीटों के साथ है, तो अब आप लोगों का एजेंडा क्या है? जैसे बार बार कहा जाता है संविधान खत्म कर दिया जाएगा, तो आप लोग ऐसा क्या करने वाले हैं? संविधान बचाने के लिए कुछ करने वाले हैं या क्या रुख क्या रहेगा? अब आगे का क्या प्लान है? देखिए, सीधी सी बात है, हम लोगों ने उनकी ही कही हुई बात को पकड़ा। हम लोगों ने कभी ऐसे, हम कैसे कह सकते थे कि हम भाई संविधान खत्म करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कहा कि संविधान खत्म करना है। सारे अनेक उदाहरण हैं। जो राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने कहा, जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने कहा, जो लल्लू सिंह अयोध्या से हार गए राम की धरती से, उन्होंने कहा। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं, इन लोगों ने ही कहा था। तो भाई हम लोग, जो हमारी मान सम्मान और जो गरिमा प्राप्त है वो हमको संविधान से प्राप्त है, हम उसको कैसे खत्म होने देंगे? अब मैं समझता हूँ जो लोग कहते थे कि हम संविधान खत्म करेंगे, 400 सीट चाहिए हम संविधान खत्म करने को, मैं समझता हूँ अब उनके मुंह से जुबान ये शब्द नहीं निकलेंगे। क्यों? उनका गुरूर टूट गया। उन्हें मालूम है संविधान पे अगर कि हम लोग कोई भी हमला करेंगे तो उसको बचाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि संविधान अब खतरे में, क्योंकि सरकार अब मजबूत नहीं, मजबूर है। जब सरकारें मजबूर होती हैं तो जनता के हित में दिखने का प्रयास करती हैं और उनको तोड़ने का, मचोड़ने का नहीं करेंगी। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी भी पिछड़े समाज के हैं, नायडू भी हैं, अगर इस तरीके की उन्होंने हरकत करी, और फिर वैसे भी बहुत मजबूर हैं वो, क्योंकि वो खुद आश्रित हैं, उन्हें खुद बैसाखी की ज़रूरत है। अब वो संविधान को तो अभी मैंने देखा कि संविधान संसद में थे, शपथ से पहले माथे से लगा रहे थे संविधान को। ये हम लोगों की ताकत है। माननीय अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी और हमारे क्या कहते हैं राहुल गांधी जी, सामाजिक न्याय और संविधान की हम लोगों ने बात करी है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर हमने लोगों को जगाया है। आज देश के प्रधानमंत्री, जो उनकी पूरी टीम कह रही थी संविधान खत्म करना है, उसको आज वो माथे से लगा रहे हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं है संविधान खत्म करने की। और संविधान पे जब भी आँच आएगी, संविधान को जब भी निगाह टेढ़ी होगी, तो इस देश का समाज, अभी तो मैं समझ रहा हूं कि बल्कि कम लोग, अभी भी राजनीतिक रूप से इसको समय कम मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, जो मीडिया है उसने इस चीज को प्रचारित ज्यादा नहीं किया। अगर जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो अपने आप को कहती है, मैं नहीं मानता मेन स्ट्रीम की मीडिया, वो कहते हैं मुख्य धारा की, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने जन सरोकार की बातें और जो उन लोगों की सरकार की नीयत खराब थी उनको नहीं दिखाया। और जो जनता संविधान और अम्बेडकर से मोहब्बत और प्यार करती है, गौतम बुद्ध से प्यार करती है, उनके प्रतीकों से प्यार करती है, तो वो ऐसे लोगों के संघर्षों को, ऐसे लोग जो बातों करके, जो उनकी बातें करके, जो हम महापुरुषों के विचारों को लेकर लोगों में समाज में फैलाने का, प्रसार करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मीडिया दिखाने का काम नहीं किया। अगर मीडिया ने पूरी तरीके से, ईमानदारी से, जो कि एक जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, उन्होंने वास्तव में अपने लोकतंत्र होने का
और चौथा स्तंभ होने का फर्ज निभाया होता तो ये सत्ता जितनी अभी तो ये मजबूर और कमजोर है, मैं समझता हूँ जो 100 से नीचे होते, जो सत्ता के आसपास भी नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लीडर सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिकी को बढ़ाने वाले लोग हैं। तो अब संविधान पे कोई भी आँच आने की आवश्यकता अब नहीं लगता मुझे ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो हम लोग फिर सड़कों पे दिखाई देंगे। सर, एक और आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता रहा है कि वो दलित विरोधी है, तो इस बार बड़ा वोट दलित वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला है, आपका क्या मानना है? देखिए, अगर हम दलित विरोधी केवल समाजवादी पार्टी ही कैसे है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? आरोप रहा है ऐसा सपा पे, आरोप किसने लगाया? कौन सी मीडिया है? कौन लोग कहते हैं? खासकर बहुजन समाज पार्टी वाले। बहुजन समाज पार्टी वाले तो कहते हैं, क्योंकि वो दोनों प्रतिद्वंदता भी है बहुजन समाज पार्टी की, और ये कुछ हुआ भी था, कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी। लेकिन आज नियत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है, जो मंशा उन्होंने संविधान को लेकर जताई और रिजर्वेशन को, जाति जनगणना की जो बात करी, और एससी के साथ कहीं भी अत्याचार अनाचार हुआ वो बिल्कुल डट के खड़े रहे। तो अब हम कैसे करें? हम उन बड़ा वोट मिला है दलित समाज बहुत का, तो बड़ा क्या वोट आप मिला, विश्वास किया, न्याय कर पाएंगे उनके साथ? बिल्कुल करेंगे। अगर देखिए, सीधी सी बात है, ये लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए वोट का अधिकार है, ठीक है। और चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने जनता को ये कई साल में ये विश्वास दिला पाए कि मैं आपके साथ हूँ, आपके संग गलत नहीं होने दूंगा, और ये एहसास हो गया समाज को, विश्वास हो गया कि वास्तव में अखिलेश यादव जी सच्ची सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दलितों को अगर हम लोग शामिल उसमें होंगे, हम उनकी सत्ता बनवाने में अगर हम लोग सफल रहे, तो उनको उचित तरीके से उन लोगों को भी भागीदारी मिलेगी। भागीदारी की बात भी उन्होंने कही है, मान्यवर काशीराम को भी याद किया है और उनकी तरीके से बातें भी करी हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो दलित समाज, मैं क्या दूं, दलित समाज ने वोट देकर ये सिद्ध कर दिया कि हम अखिलेश जी पे विश्वास कर रहे हैं। तो अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का, आगे क्या करने वाले हैं? आगे क्या, अभी देखिए, अभी तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष का ही अभी चयन नहीं हो पा रहा है। सत्ताएं केंद्र के मामले हैं, बड़े मामले हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर सत्ता बनेगी भी, लोकसभा बन तो गई है, सबके मंत्रिमंडल भी बट गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष रूप से न्यायविद तरीके से काम करें, जैसे पिछले उदाहरण रहे हैं। इन 10 सालों के शासन को अगर हम छोड़ दें, और अगर नहीं भी मान लीजिए उनकी तरीके से भी कुछ भी बनता है, तो समाज हित सर्वोपरि है, और रिजर्वेशन और संविधान सबसे बड़ी चीज़ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्य ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, इनकी विरासत को बढ़ाने की हम लोग भरसक प्रयास करेंगे, और इनके नामों को लेकर समाज को जोड़ने का काम करेंगे, जो कि वोट के रूप में परिवर्तित होगा और समाजवाद को और मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सोनकर जी, जिनका कहना है कि संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे और आगे संघर्ष करेंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे, और सत्ता बनती है तो वो दावा कर रहे हैं कि दलित समाज को समाजवादी पार्टी में उचित हिस्सेदारी दी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामाजिक चैनल है, ज़बरदस्त तरीके से हमारे महापुरुषों को दिखाता है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद।